सिख नरसंहार कब? 1 से 3 नवंबर 1984। कहाँ? उत्तर भारत, केंद्र दिल्ली। कितनी मौतें? सरकारी आंकड़ा 2850, अनधिकृत संख्या 17,000। और कैसे? 31 अक्टूबर 1984 के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निवास 1 सफदरजंग रोड से पड़ोस के बंगले में स्थित ऑफिस जाने के लिए निकली। गेट पर मौजूद 2 सिख सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर 33 राउंड फायर कर दिए। इंदिरा गांधी की चिता से निकली आग ने दिल्ली और पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बोकारो, इंदौर और मुरैना सहित सारा उत्तर भारत जलने लगा। पर यह आग फैली नहीं थी, सुनियोजित तरीके से फैलाई गई थी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को सिखों को असहाय बनाने का काम दिया गया। सारी दिल्ली में ये पुलिस ने जा के पहले सिखों को हथियार छीने, कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप अपने अपने एरिया में चले जाओ। जिस जिस एरिया में उन्होंने अपने हथियार पुलिस को दे दिए, वहां पे सिखों को मार दिया। फिर 31 अक्टूबर और 9 नवंबर की दरमियानी रात में कांग्रेस नेताओं ने अपने समर्थकों में पैसे, हथियार और पेट्रोल बम बांटे। जिन कांग्रेस नेताओं की राशन की दुकानें और पेट्रोल पंप थे, वहां से केरोसिन और पेट्रोल के कनस्तर लाए गए। वोटर लिस्ट्स की बाकायदा प्रतियां लेकर हर कॉलोनी के सिख घरों को मार्क किया गया। दिल्ली में अगले दिन सुबह 6:30 बजे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने इन समर्थकों की एक सभा में ऐलान किया कि इन सांपों को कुचल डालो। हर एक सिख की हत्या के लिए 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3 नवंबर को आकर मेरे सहायक जयचंद जमादार से ले जाना। कांग्रेसी नेताओं के आदेश पर सबसे पहले गुरुद्वारे जलाए गए ताकि सिख एक साथ एक जगह पर इकट्ठे ना हो सकें। फिर सिखों की बस्तियों में बाकायदा दंगाइयों को डीटीसी की ऑन ड्यूटी बसों में भरकर पहुंचाया गया। दंगाइयों ने पहले तो सिखों की संपत्तियों को निशाना बनाया। सिखों की गाड़ियां, दुकानें और खाली घर जलाए गए। फिर सरदारों को घरों से निकाल कर उनकी हत्याएं करना शुरू किया गया। जिन सिख घरों से कोई बाहर नहीं निकलता, वहां पेट्रोल बम फेंककर पूरे के पूरे परिवार जीवित जला दिए गए। सिख महिलाओं को बालों से घसीटकर बाहर निकाला गया। उनके परिवार के पुरुषों को उनकी नजरों के सामने काटा गया। गले में टायर डालकर जला दिया गया। पूरी दिल्ली में जहां तहां सिखों की लाशें फैली पड़ी थीं। इस नरसंहार में गरीब सिखों को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी झुग्गियां भी जला दी गईं। एक हत्या के बदले हजारों हत्याओं का यह सौदा 3 नवंबर तक जारी रहा। तो ये दंगा नहीं था, ये पूरी तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शब्द है पोग्राम, कत्लेआम। ज्यादातर सिखों के घर या तो जल चुके थे या लूट लिए गए थे। सिखों के परिवार खुले में असहाय से यहाँ वहाँ डर के साए में बिखरे हुए थे। बाद में सेना ने इन बेघर, बेजार, घायल सिखों को राहत शिविरों में छोड़ दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कई सिखों ने डर के कारण अपने धर्म की पहचान दाढ़ी और केश कटवा लिए। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने दिखावे के लिए कई जांच कमेटियां और आयोग गठित किए, लेकिन जांच कम हुई, सबूत अधिक मिटाए गए। जिन लोगों को हजारों आंखों ने सरेआम सिखों के नरसंहार को मैदान में उतरकर संचालित करते देखा था, उन सब को गांधी परिवार और कांग्रेस से अपनी वफादारी दिखाने का इनाम मिला। सज्जन कुमार कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद बने। जगदीश टाइटलर को नरसिम्हा राव सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। कमलनाथ को तो कांग्रेस की केंद्र सरकारों की कैबिनेट में कई मोटे मोटे पोर्टफोलियो दिए गए और वे बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इस नरसंहार के 16 साल बाद मई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नानावटी कमीशन को इस नरसंहार की जांच सौंपी।
फरवरी 2005 में इस कमीशन की रिपोर्ट आई। तब तक कांग्रेस की मनमोहन सरकार आ चुकी थी। रिपोर्ट को पहले संसद में पेश ही नहीं किया गया। विपक्ष के दबाव के चलते 6 महीने बाद इसे संसद के पटल पर रखा गया। रिपोर्ट में कही गई बातें और सदन में मनमोहन सिंह सरकार के जवाब इस प्रकार है। रिपोर्ट में लिखा गया था कि जो भी कांड हुए वे स्थानीय कांग्रेस नेताओं के उकसाने पर ही किए गए। इस बात के ठोस साक्ष्य हैं कि सिखों पर हमले कराने में संभवतः जगदीश टाइटलर का हाथ था। सरकार का जवाब था, संभावना को आधार बनाकर किसी पर कार्रवाई करना संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया था, जो मामले कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज हैं, उनकी जांच करना आवश्यक है। सरकार का जवाब था, पुराने मामलों को फिर से खोलने का कोई औचित्य नहीं है। आयोग ने कहा कि दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को हिंसा में अधिक हस्तक्षेप न करने के ऊपर से मौखिक आदेश दिए गए थे। पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने दंगों को रोकने और दंगा पीड़ितों को बचाने के लिए त्वरित और उचित कार्यवाही नहीं की थी। सरकार ने सदन को जवाब दिया कि जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में दिक्कत होगी और घटना के 21 सालों बाद सबूत जुटाना भी मुश्किल होगा। सरकार के इस रवैये से हंगामा हुआ तो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस नरसंहार के लिए सिखों से माफ़ी मांगते हुए सिर्फ इतना कहा कि ये दंगे शर्मनाक थे, नहीं होने चाहिए थे। देश की सरकार और देश की जनता की ओर से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसी घटना हुई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि यह हिंसा रोके जाने के लिए इंदिरा गांधी के करीबी इंद्र कुमार गुजराल देश के तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले थे और उन्हें सेना तैनात करने की सलाह दी थी। फोन पर सेनाध्यक्ष ने गृह मंत्री को आश्वस्त भी किया कि सेना तैयार है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का जवाब था, मैं देख लूंगा। मनमोहन सिंह आज देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। शायद इसलिए 2017 में उन्होंने माना कि नरसिम्हा राव ने यदि सेना तैनात की होती तो दंगे रोके जा सकते थे। Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछले साल राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि सिख दंगों में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। राहुल जी से जब भी सिख दंगों के लिए माफ़ी मांगने की बात होती है तो उनका जवाब बड़ा गोलमोल सा होता है। If someone seeks an apology from you, will you give it? Your Prime Minister has apologized for the riots, expressed deep regret. Will you do the same? First of all, I wasn't involved in the riots at all. I mean, it wasn't that I was part of it. On behalf of your party? I think the riots were not, as all riots, were a horrible event. Now, frankly, I was not in operation in the Congress party. यानी राहुल गांधी अपने परिवार और पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने पर गर्व करते हैं, उसका अक्सर जिक्र भी करते हैं, लेकिन 1984 पर माफ़ी मांगने की बात पर कह देते हैं कि उस समय में राजनीति में था ही नहीं। यानी मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जाते जाते एक बात और, राहुल जी जिस दिल्ली में रहते हैं उसी दिल्ली की तिलक विहार कॉलोनी को विधवा नगर के नाम से जाना जाता है। 1984 के पीड़ित सिख परिवारों को यहीं विस्थापित किया गया था। लंबे समय तक इस बस्ती में कोई पुरुष नहीं था, थी तो सिर्फ विधवाएं और पिताओं को खो चुके नन्हे बच्चे। 40 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और विधवाएं बूढ़ी, लेकिन उन्होंने वहाँ एक स्मारक बनाया है। वहाँ टंगी तस्वीरें अब भी 1984 में रुकी हुई हैं और इन लोगों के जख्म अब भी ताज़ा हैं। जिनको आप एक दिन पहले तक खेलते हुए साथ में देख रहे हो,
उनकी डेड बॉडियां पड़ी आपके सामने। इस सीरीज के माध्यम से हम उस जमाने की कहानियां बता रहे हैं जब आज की तरह इंटरनेट, मोबाइल कैमरे या टीवी चैनल्स का जाल नहीं होता था। बीते कल में राजनीतिक फायदों के लिए अन्याय और नरसंहार करवाने वाले आज खुद को न्याय और संविधान का मसीहा बता रहे हैं। जिनके हाथों में अल्पसंख्यकों का रक्त लगा है, वे विदेश में जाकर भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने परिवार के इस अन्याय पर कुछ कहेंगे? हमें तो नहीं लगता। सत्य और तथ्य हम आपको बताते रहेंगे, आप विचार करें।